सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमने अभी एक स्क्रीनिंग टूल के बारे में बात करी थी जिसका नाम था MCHR. So let us now talk about another scale which is used for diagnosis purposes for children coming under ASD. Okay, so let us see what is the scale which we use for diagnosis of children with autism. So this scale is called ISA. Have you heard about it? So ISA stands for Indian Scale for Assessment of Autism, and it is developed in India by NIPID, which is a National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities. You all know about it. And it was developed for diagnosis and measuring the severity of autism. It was developed in 2009. Okay, so let us see what it is all about. What is the description of the scale? Friends, जो हमने MCHR पढ़ा था वो छोटे बच्चों के लिए पढ़ा था, 1-1.5 साल से लेकर 2 साल तक. ओके, और ये जो स्केल है ये डायग्नोसिस पर्पसेस के लिए होता है एज 3 से लेके 22 इयर्स तक. एंड दिस इज it is used for diagnosis. It is a diagnostic tool, not a screening tool. इसमें 6 डोमेन्स है और ये हर डोमेन में आपको एक एक करके समझाऊंगी. पहला डोमेन है सोशल रिलेशनशिप एंड रेसिप्रोसिटी. हम बताएंगे कि ये किसके बारे में. इसमें जो आइटम्स हैं वो है 9. ओके, दूसरा डोमेन है इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस. इसके अंडर आइटम्स हैं 5. तीसरा डोमेन है स्पीच एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन. इसके अंडर आइटम्स हैं 9. चौथा डोमेन है बिहेवियर पैटर्न जिसमें है 7 आइटम्स. पांचवा डोमेन है सेंसरी एस्पेक्ट जिसमें आइटम्स हैं 6. एंड लास्ट डोमेन विच इज कॉग्निटिव कंपोनेंट, उसमें आइटम्स हैं 4. राइट, तो 6 डोमेन्स हैं और टोटल आइटम्स जो हैं वो कितने हैं? 40. ओके, और हम इससे पहले बताना चाहती हूँ कि जो हर आइटम को जो हम रेट करेंगे, स्कोर करेंगे, वो कैसे करेंगे. ओके, उसको हम स्कोर करेंगे रेयरली, मतलब कि कभी कभार होता है. वो वाला व्यवहार जो कभी कभार हो उसको हम 1 स्कोर देंगे. और अगर कभी कभी होता है, समटाइम्स होता है, तो हम स्कोर क्या देंगे? 2. और अगर फ्रीक्वेंटली होता है, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार होता है, तो हम स्कोर देंगे 3. और अगर मोस्टली होता है मतलब ज्यादातर होता ही है, तो उसको हम स्कोर देंगे 4. और अगर हमेशा होता है, ठीक है, तो स्कोर हम क्या देंगे? 5. अंडरस्टूड? So 6 domains, total item 40. They are rated on 5-point scale, which is 1, 2, 3, 4, 5. Now let's go next and let us see what first domain is all about. पहले भी हमने पढ़ा है, जब हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ा था DSM-5 का, तो हमने पढ़ा था सोशल रिलेशनशिप एंड रेसिप्रोसिटी के बारे में पढ़ा था. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो लोग, जो बच्चे हैं, दूसरों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं. जनरली हमने देखा था ना, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर पीपल. दे रिमेन सोशली अनरिस्पॉन्सिव, अलूफ रहते हैं. दे डोंट अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. ये पढ़ा था ना हमने पहले. दे हैव सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स इन यूजिंग देयर बॉडी लैंग्वेज. हम कई बार हैरान होते तो करते हैं, गुस्सा आता तो ऐसे करते हैं, पर दे डोंट यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आई कॉन्टेक्ट यूज नहीं करते, फेशियल एक्सप्रेशन यूज नहीं करते, जेस्चर यूज नहीं करते, और जो है बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करना भी पसंद नहीं करते. तो इसमें जो आइटम्स हैं, 9 आइटम्स, वो ये हैं. हैज पुअर आई कॉन्टेक्ट. आपको पता आप क्या देखेंगे इसमें? अब ये देखने के लिए कि हैज पुअर आई कॉन्टेक्ट में आप स्कोर 1 दो कि 2 दो या 3 दो या 4 दो या 5. कभी कभी होता है, हमेशा होता है, कभी कभार होता है. तो इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको बता सकती हूँ. आप क्या करेंगे? हैज पुअर कॉन्टेक्ट. कैसे जानेंगे कि बच्चे का पुअर कॉन्टेक्ट क्या है? कहने का मतलब, जब हम उससे बात करते हैं, हम उसको बुलाते हैं, तो वो कहीं और देखने लग जाता है. राइट?
और इसका मतलब मैं उससे बात कर रही हूँ पर वो अपना सर नीचे की तरफ कर रहा है, और टर्न फेस अवे व्हेन समवन ट्राइज टू मेक आई कांटेक्ट। तो ये सब चीजें हैं जिससे हमें पता चलेगा कि मेक पुअर आई कांटेक्ट। क्योंकि ये जो टूल है ये आपको आना चाहिए, ये आपके कोर्स में भी है, एग्जाम में भी आएगा, और आप बच्चे को असेस भी करोगे इसके ऊपर। पर आपको पता होना चाहिए हैज पुअर कांटेक्ट में मैं जवाब कैसे दूं, किन चीजों में ध्यान में देके दूं, तो वो मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ आपको। ठीक है, सेकेंड है लैक सोशल स्माइल। कैसे जांच करोगे लैक सोशल स्माइल? तो ऐसे थोड़ी करोगे स्माइल करता है कि नहीं, आप कोई एक्टिविटी दोगे, कुछ दोगे, यू नो, तो आप देखोगे डजंट रिस्पॉन्ड विद द फनी और हैप्पी मोमेंट्स विद अ स्माइल। यू नो, मान लो मैं कोई पिट लेके आ गई तो वो स्माइल कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन से आइटम्स लेकर आने हैं, मैं कैसे जांच करूंगी। ऐसे ये नहीं कि आप ये लेके बैठ गए और अपने दिमाग से जांच कर रहे हो। आप देखो लैक सोशल स्माइल, कैसे पता चलेगा लैक सोशल? ऐसे बैठे बैठे तो नहीं आप देखोगे, you will give some activity, you will some anecdote or you observe him in certain situation, तब आप करोगे। doesn't remains aloof, कैसे पता चलेगा remains aloof? कैसे करोगे कि सब बच्चे खेल रहे हैं पर वो एक कोने में बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो अवॉइड करता है एक्टिविटीज को ज्वाइन करने में। और अगर प्लेग्राउंड में है तो अकेले चले जा रहा है, बाकी बच्चे आप देख रहे हो दो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो आपको ये उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा इन डिफरेंट सिचुएशन, प्लेग्राउंड में, घर पे, ये सब। तो कहने का मतलब आपको अच्छे से ये स्केल को समझना पड़ेगा और सारा मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा कि मैं बच्चे को कैसे हर आइटम का जवाब कैसे लिखूं। डजंट रीच आउट टू अदर्स, इसका क्या मतलब है? डजंट रीच आउट टू अदर्स मतलब कि वो दूसरे के पास कभी अपने आप से नहीं जाएगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप वो आपके पास आके हक करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, इनिशिएट करते हैं, पर ये बच्चा जो है कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता, अपने आप कहीं पे नहीं जाता। ओके, तो ये सब मैंने आपके एक्सप्लेनेशन निकाली हैं तो आपको मुश्किल ना हो बच्चे को जो है डायग्नोज करने में। देन अनएबल टू रिलेट टू पीपल, नंबर 5 इज अनएबल टू रिलेट टू पीपल। इसका मतलब क्या है? हम तो स्ट्रेंजर हैं, हमसे तो वो बिहेव करेगा इन अ वेरी स्ट्रेंज मैनर, पर वो इवन विद द पेरेंट्स ऑल्सो ही बिहेव्स इन द सेम वे एंड शोज नो प्रेफरेंस फॉर फेमिलियर पीपल कि ये मेरी मदर है या फादर है, भाई है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, तो रिलेट नहीं कर पाता है, तो सोशल कनेक्शंस उसको समझ नहीं आते। अनएबल टू रिस्पॉन्ड टू सोशल एनवायरनमेंट, इसका क्या मतलब है? कॉमन सोशल सिचुएशंस में ये जो बच्चा है वो रिएक्ट नहीं करता। से फॉर एग्जाम्पल आप कोई बाय कर रहा है तो वो बाय नहीं करेगा, अगर कोई खेल रहे हैं, कोई बच्चा गिर गया तो उसको कोई रिएक्ट नहीं करेगा, अगर कोई बच्चा खुश हो रहा है या किसी को इनाम मिल रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट। Then number 7 is engages in solitary and repetitive play activities। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने उसको टॉय दे दिए, तभी मैंने कहा सामान इकट्ठा होना चाहिए, मान लीजिए आपने 5 ब्लॉक दे दिए, तो वो क्या करेगा? लाइन अप टॉयज, इंस्टेड ऑफ वो खेलेगा नहीं उनके साथ, उनको लाइन पे लगा देगा। सेमनेस चाहिए उसको, ओनली प्लेज विद वन टॉय जो उसको पसंद है और बाकियों को इग्नोर करेगा। Or repeats the same game every day. Repeats the same game with the same objects, with the same toy. 8 क्या है? Unable to take turns in social interactions. कहने का मतलब ये है doesn't understand taking turns in play or conversation. कि अगर हम आपस में बात कर रहे हैं तो मैंने कुछ बात करी है, उसको ये नहीं पता चलता अब उसकी बात करनी है। अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो बीच में अपना कुछ कहना शुरू कर देगा। He will not wait for his turn either in a game or in a conversation। और अगर कोई कॉन्वर्सेशन हो भी रही है तो उसको इंटरप्ट करने की कोशिश करता है। नंबर 9, डजंट मेंटेन पीयर रिलेशनशिप्स। क्या मतलब हुआ इसका? पीयर रिलेशनशिप मतलब अपने दोस्तों से, अपने उनसे फ्रेंडशिप नहीं करता। डजंट प्ले विद हिज फ्रेंड्स, विद क्लासमेट्स, प्रेफर्स टू बी अलोन, प्रेफर्स सिटिंग अलोन एट लंच, डजंट शेयर हिज टॉयज। सो ये टिपिकल बच्चे ये सब करते हैं, तो ये बच्चा नहीं करता है। सो दिस इज डोमेन नंबर 1 विच इज
सोशल रिलेशनशिप एंड रेसिप्रोसिटी, और ये इसके 9 आइटम्स हैं। जब आपने इनको स्कोर कर लिया, वी गो ऑन टू द सेकेंड डोमेन विच इज कॉल्ड इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस। व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिवनेस? हमने पहले भी पढ़ा है कि बच्चा जो है किस तरह से अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करता है, ओके? और जो हम चाहते हैं जिस तरह की फीलिंग्स वो व्यक्त करे ना सोशल सिचुएशन, वो वैसे व्यक्त नहीं करता है। जैसे कि हमने कहा कि कोई बच्चा रो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बच्चा गिर गया, उसको चोट लग गई, वो दूसरी तरफ चले जाएगा। इमोशनल रिएक्शंस आर अनरिलेटेड टू द सिचुएशन एंड ही मे शो एंजाइटी और फियर विच इज एक्सेसिव इन नेचर। कई बार बहुत एंजाइटी दिखाता है जिसमें हमें कोई समझ नहीं आता, भाग रहा है, दौड़ रहा है, रेस्टलेसनेस दिखा रहा है, पर हमें समझ नहीं आता कि वो क्यों कर रहा है। और कई बार वो अपनी सेल्फ टॉक में ही बिजी रहता है। तो अब हम देखते हैं इसके आइटम्स 5 हैं, कौन कौन से। शोज इन एप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स, इसके बारे में पहले ही बात कर ली है। इसका मतलब क्या है? लाफ, जैसे मैंने बताया, व्हेन समबडी इज क्राइंग, स्माइल व्हेन समबडी इज स्कोल्डेड, क्राइज व्हेन समबडी इज हैप्पी। तो ये सब जो है उल्टे रिस्पॉन्सेज हैं। शोज एग्जैजरेटेड इमोशंस, कहने का क्या मतलब है? कई बार रिएक्ट वेरी स्ट्रांगली, तो छोटे छोटे इश्यूज में ही विल रिएक्ट वेरी स्ट्रांगली। स्क्रीम्स और जंप विद एक्साइटमेंट ओवर अ टाइनी थिंग, क्राइज लाउडली, थोड़ा सा चोट लग जाए तो जोर जोर से रोना शुरू कर देगा, स्क्रीम करेगा अगर उसकी चीजों को किसी ने टच कर लिया। तो ये सब चीजें आपको पूछनी है या देखनी है इन सिचुएशन। सो यू हैव टू क्रिएट अ सिचुएशन in the house, in the classroom, in the playground, in any other situation. You have to observe the child to diagnose him. Then engages in self-stimulating emotions. इसका क्या मतलब है? Child creates emotional reactions for self-comfort. Self-comfort के लिए वो emotional reaction करता है, जैसे कि अपने कोई मारना, रॉक करना अपने आप को, अपने लिप्स को बाइट करना, या स्पिनिंग इन सर्कल्स। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है कि वो करता है कि नहीं। सेल्फ स्टिमुलेटिंग इमोशंस। लैक फियर्स ऑफ डेंजर, वेरी ट्रू, उसको ये नहीं पता चलता कि आगे डेंजर है कि नहीं। ही सडनली बिकम मतलब उसको समझ नहीं आता कि ये डेंजर है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज हॉट है तो उसको टच कर लेगा, उसको पता नहीं चलेगा। सड़क पे जा रहा है तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि अभी क्रॉस नहीं कर रहा है, बिजी है रोड, उसको अभी क्रॉस। और अगर वो चल रहा है, उसको समझ नहीं आएगा कि सीढ़ी है, उसको आराम से उतरना है। पुट शार्प ऑब्जेक्ट्स इन देयर माउथ, उसको ये नहीं समझ आता कि उसको ये मुंह में डालने से उसको चोट पहुंच सकती है। And the last is excited or agitated for no apparent reason. ये मैंने पहले भी बता दिया, ओवर एक्साइटमेंट शो करता है, जंप और क्लैप करना शुरू कर देगा, शाउट करना शुरू कर देगा। रैंडमली हम सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया, बैठा बैठा एकदम क्लास से भाग जाएगा, तो हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। तो ये सब उनके क्या है? रन्स इन सर्कल। तो ये इस तरह से ये व्यवहार शो करता है। लेट्स नाउ सी, ये सेकेंड डोमेन था इमोशनल रिस्पॉन्स को देखने के लिए। थर्ड क्या है? स्पीच एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन। हमने पहले भी डिस्कस करा है कि बच्चे के प्रॉब्लम्स होती हैं स्पीच एंड डेवलपमेंट, डिले होती हैं, ओके, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देयर नीड्स, वर्बली भी नॉन वर्बली भी, ओके, दे हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द नॉन वर्बल लैंग्वेज and they often have echolalia. हमने अपनी बात भी करी है, echolalia मतलब repeating the same thing, saying the same thing, doing the same thing in the same manner, repeat the word, phrase or a sentence out of context. Okay? train सारा दिन, apple, कोई मीनिंग नहीं है उसका, कोई कुछ नहीं। इसके 9 आइटम्स है। पहला क्या है? acquired speech and lost it. इसका मतलब क्या है? पहले बात करता था पर धीरे धीरे उसकी जो है सिंपल वर्ड्स बोलता था 2 साल तक, पर धीरे धीरे वो खत्म हो गया। यूज्ड टू से मम्मा बट नाउ ही डजंट स्पीक मम्मा।
यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स बट हैज बिकम साइलेंट नाउ। ठीक है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। स्टॉप कॉलिंग फैमिली मेंबर्स बाय नेम एंड यूजेस जेस्चर्स इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट क्या है? हैज डिफिकल्टी इन यूजिंग नॉन वर्बल लैंग्वेज और जेस्चर्स टू कम्युनिकेट, ये हमने अभी करा है। डजंट नॉड फॉर येस और नो, हम कहते हैं ना खाना खाना है, बाहर जाना है, ये सब नहीं करता है। डज नॉट पॉइंट टू ऑब्जेक्ट्स ही वॉन्ट्स, डजंट वेव गुड बाय, डजंट क्लैप व्हेन हैप्पी, स्टैंड स्टिल व्हेन समबडी सेज कम हियर। ओके, नेक्स्ट इज एंगेजेस इन स्टीरियोटाइप and repetitive use of language. Stereotype behavior क्या है? Each child repeats the same phrases or words without any meaning. Okay? जैसे कि अगर वो कोई शो देखता है तरक मेहता का उल्टा चश्मा, तो वही बोलता रहेगा सारा दिन। डायनासोर पसंद है तो वही बोलता रहेगा। ट्रेन बोलता रहेगा, ट्रेन इज कमिंग, यू नो, it's raining, like that. Next, engages in echolalia speech. Okay, echolalic speech, which we just said, that repeating what others say instead of responding. Infantile squeals, unusual noises produce करता है, makes loud squeals when excited, shrieks कहते हैं ना, जैसे चिल्लाना, चीखना, repeatedly hums or make clicking sounds, unable to initiate or sustain conversation with others. इनिशिएट नहीं करता है कन्वर्सेशन, हमने पहले भी बात करी। वन वर्ड रिस्पॉन्ड देता है, डिफिकल्टी विद टॉपिक चेंज होती है। ओके, व्हाट इज योर फेवरेट कलर इफ आई आस्क, तो ही माइट से ब्लू, पर उसके बाद नो कॉन्वर्सेशन। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद दीज चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज यूजेस जार्गन और मीनिंगफुल वर्ड्स। जार्गन का मतलब क्या है? मतलब वो ऐसे बात करता है कि मेड अप है, कोई जार्गन, कोई मेड अप है। यू नो, इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर वाटर, पानी दो, बबला बल्ला बल्ला, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, पर एक्चुअली वो पानी मांग रहा था। सो नेक्स्ट इज यूजेस प्रोनाउंस, जैसे यू वांट अ टॉय व्हेन दे मीन आई वांट अ टॉय। तो प्रोनाउंस, द चाइल्ड कंफ्यूजेस आई एंड यू इन स्पीच। अगर उसको कहना है मुझे पानी चाहिए, नहीं, वो बोलेगा अगर मैं बोलूंगी मुझे पानी चाहिए, तो वो बोलेगा मुझे पानी चाहिए। अगर मैं बोलूँ तुम्हें पानी चाहिए, तो बोलेगा तुम्हें पानी चाहिए। तो उसको आई और यू में प्रॉब्लम है। अनेबल टू ग्रास्प प्रैग्मैटिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कहने का मतलब प्रैग्मैटिक्स मतलब मीनिंग ऑफ लैंग्वेज क्या है, उसमें उसको मुश्किलातें आती हैं। इसका मतलब क्या है? तो जो हिडन मीनिंग ऑफ कॉन्वर्सेशन उसको समझ नहीं आती है। जो जोक्स को लिटरली लेता है, से फॉर एग्जाम्पल हम कहे इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो वो सोचेगा हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज बिहेवियर पैटर्न्स, उसके बिहेवियर्स कैसे होते हैं। ओके, जैसे पहला बिहेवियर्स का क्या मतलब है? इंडिविजुअल्स विद ऑटिज्म हमने अक्सर देखा है सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर में एंगेज होते हैं, in forms of, you know, flapping of their hands, using an object for this purpose. जैसे कई लोग बच्चे देखते हैं, आप एक ग्लव लेके सारा दिन रहता है, या एक टॉय है उसी के साथ सारा दिन चलता फिरता है ना। फॉलोइंग रूटीन्स, एक ही तरह का रूटीन फॉलो करते हैं, जरा सा भी चेंज हो जाए तो मुश्किल। सेम तरह का पैटर्न बनाते हैं, सेम तरह की चीजें टॉय से खेलते हैं। जरा सा भी चेंज हो जाए किसी भी चीज में तो उनको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, एंड सम चिल्ड्रन आर रेस्टलेस, एग्जिबिट एग्रेसिव बिहेवियर। इसके 7 आइटम्स है। पहला क्या? एंगेजेस इन स्टीरियोटाइप एंड रिपीटेटिव मोटर मैनरिज्म, ये हमने पहले भी पढ़ा है। रॉक्स हिमसेल्फ, फ्लैपिंग हैंड, स्पिनिंग इन सर्कल्स, मूविंग फिंगर्स, रिपीटेडली टैप ऑब्जेक्ट्स, यू नो, ये सब चीजें अगर हैं तो आप इसको अकॉर्डिंगली स्कोर करेंगे। Shows attachment to inanimate objects, कहने का मतलब he prefers objects over people, उसको ऑब्जेक्ट से ज्यादा अच्छा लगता है। ऑलवेज कैरीज अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया, एक ऑब्जेक्ट जो उनको पसंद है, एक टॉय पसंद है,
उसको लेके सारा दिन चलते हैं. जब when they sleep with a particular cloth daily, particular toy daily, refuses to leave home without a specific item. जो उनका आइटम है वो घर से बाहर भी जाएंगे तो वो भी साथ लेके जाएंगे. नेक्स्ट क्या है? शो हाइपर एक्टिविटी. कहने का मतलब काम करते करते एकदम उठ जाएंगे, काम खत्म भी नहीं हुआ, जंपिंग ऑन द फर्नीचर, उनको कंट्रोल भी नहीं कर पाते. एग्जिबिट एग्रेसिव बिहेवियर, हिट्स, कई बार वो एग्रेसिव हो जाता है, साथ वाले बच्चों को हिट करता है, ऑब्जेक्ट्स को फेंकने लग जाता है. इस तरह के व्यवहार इन बच्चों में देखे जाते हैं. थ्रोस टेम्पर टेंट्रम्स, इसका क्या मतलब है? एक्सट्रीम इमोशनल आउटबर्स्ट, स्क्रीम्स एंड फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन रिफ्यूज्ड अ टॉय. अगर कुछ मांग रहा है और आपने उसको नहीं दिया तो वो जमीन पे रोल होना शुरू कर जाएगा. इस तरह के टेंट्रम दिखाता है. अगर वो कोई चीज मांग रहा है या कह रहा है मुझे प्लेग्राउंड जाना और आप उसको नहीं लेके जा रहे, तब भी वो टेंट्रम शो करेगा. एंगेजेस इन सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, ये भी हमने बता दिया. अपने आप को बाइट करना, अपना हेड बैंग करना, अपने सर को मारना, ऑल दिस बिहेवियर्स आर सीन इन दिस चिल्ड्रन. एंड लास्ट ऑफ ऑल इज इंसिस्ट ऑन सेमनेस. ये हमने पहले भी किया है कि इंसिस्ट ऑन ईटिंग द सेम फूड डेली, ड्रेस्ड इफ अ टॉय इज प्लेस्ड इन अ डिफरेंट स्पॉट. ठीक है, मतलब अगर उसको टॉय उसका एक दूसरी जगह पे रख दिया तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा गया. इट शुड बी इन द सेम प्लेस. डोमेन 5 इज सेंसरी एस्पेक्ट्स. मेजॉरिटी ऑफ children or people with autism, they are either hyper or hypersensitive to light, sound, smell and other external stimulation. ये आपने देखा है, some people are hypersensitive, some people are hypersensitive. जो hypersensitive हैं वो हमेशा सीख करते हैं और जो hypersensitive हैं वो हमेशा अवॉइड करते हैं. तो आपको इसमें से ये देखना है कि unusually sensitive to sensory stimuli है कि नहीं. इसका मतलब ये है कि अगर the child will react strongly to sound, light और texture. बहुत ज्यादा साउंड हो रही है, उसको साउंड आ रही है तो वो अपने कान जो है बंद कर लेता है. ठीक है, जब बहुत लाइट आनी, बहुत उसको लाइट ज्यादा दिखती है तो वो रोना शुरू कर देता है. कोई दूसरे क्लॉथ के उसको कपड़े पहना दिए जो रोज पहनता है उससे अलग, तो वो उसको नहीं पहनना, उसको वो टेंट्रम्स दिखाता है. React strongly to smell of a certain food or perfumes. बहुत ज्यादा strongly react करेगा और या उसको सीख करेगा. Stares into space for long period of time. कहने का मतलब sit still and looks at nothing for several minutes. Doesn't react even when called multiple times. Stares at a moving fan for a long time. तो कहने का मतलब stare करने की बहुत आदत है उसको. तो आपको देखना है कि वो अक्सर होती है, कि कभी कभी होती है, कि हमेशा होती है. Appears lost in his own world while others are interacting. Next क्या है? Has difficulty in tracking objects. क्या मतलब? The child struggles to follow moving objects with their eyes. आपने कुछ आइटम्स उसको दिखा रहे हो और वो ट्रैक नहीं कर पाता है. He cannot follow a toy moving from left to right. Looks away instead of tracking a bouncing ball. देखेगा और फिर कहीं और देखेगा. He cannot track. Okay, has unusual vision. तो कई बार ये देखा गया है कि these children they look objects from the corner of their eyes. तो उन्होंने ये भी देखा गया है कि prefers looking at objects very closely आगे जाके. तो doesn't notice object in front of them but respond to movement in the side vision. So ये देखा गया, तो आपको ये नोटिस करना है. Insensitive to pain. He doesn't react appropriately to pain. जनरली हमको पेन होता है तो हम क्या कहते हैं? हम रोते हैं, हम कहते हैं मुझे दर्द हो रही है. We are like in pain and in distress. But इसको क्या होता है? Falls down but he doesn't cry. He will not even notice a bruise. अगर उसको चोट लग भी गई है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बताता भी नहीं है कि उसको चोट लगी है. इंजेक्शन भी लग जाता है तो कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, जबकि टिपिकल बच्चे रोना शुरू कर देते हैं. ओके, एंड देन सिक्स्थ इज रिस्पॉन्ड टू ऑब्जेक्ट्स पीपल अनयूजुअली बाय समथिंग टचिंग और टेस्टिंग. तो वो क्या करता है? ही एक्सप्लोर्स थिंग्स इन वेज दैट आर नॉट टिपिकल.
तो हम लोग क्या करते हैं, स्मेल्स फूड बिफोर ईटिंग, हम लोग करते हैं क्या, टिपिकल बच्चे नहीं करते हैं, लिक ऑब्जेक्ट्स लाइक टॉय और फर्नीचर। तो अनयूजुअल रिस्पॉन्स है उसका इन टर्म्स ऑफ पीपल, लोगों के साथ, आइटम्स के साथ, इस तरह का अनयूजुअल रिस्पॉन्स है। नाउ लास्ट, डोमेन नंबर 6, कॉग्निटिव कंपोनेंट। इंडिविजुअल्स विद ऑटिज्म मे लैक अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। आपने देखा होगा जब भी हम उनको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, उनका अटेंशन पाना प्रॉब्लम है और उनका अटेंशन को सस्टेन करना भी प्रॉब्लम है। हमारे डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ठीक है, और बहुत लेट रिस्पॉन्ड करते हैं। They also have special or unusual ability known as savant ability. पर ये भी देखा गया है कि कुछ बच्चे में एक्सेप्शनल एबिलिटीज भी होती हैं, which are called savant ability. What are savant ability? Exceptional abilities, So let us see, there are 4 items in this. Inconsistent attention and concentration. तो बच्चा क्या है, आपके इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करता है, कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन अ एक्टिविटी, पेज अटेंशन टू द माइनर डिटेल्स, एंड जो काम हम कर रहे हैं उस पर उसका फोकस नहीं होता है। कैन नॉट स्टे सीटेड ड्यूरिंग एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी कराते हुए उसको बिठाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। देन शोज डिले इन रिस्पॉन्डिंग, सेकेंड इज क्या है, डिले इन रिस्पॉन्ड, क्विक नहीं होता है उसका। आंसर क्वेश्चंस आफ्टर अ लॉन्ग पॉज, takes time to follow simple instructions like give me this or come here, pick this, even simple instructions like that, it takes very long time. Has unusual memory of some kind, generally हम कहते हैं कि वो भूल जाता है हम क्या पढ़ाते हैं, but he can recall exact days of past events. So this is what is called having savant ability, which is the last. The child has an extraordinary ability or skill in specific areas, like they can, play piano. The child can solve complicated math problem. As I said, the child can be a wonderful singer. The child can be a wonderful instrumentalist, and he can remember the names of the week for any given date. So friends, you have understood the domains of the scale of ESA. So there are 6 domains, okay, and altogether there are 40 items. So now let us see what are the guidelines for test administration. तो क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जामिनर, जो भी है एग्जामिनर, जो टीचर है, जो बच्चे को डायग्नोज कर रही है, जो बच्चे को असेस कर रही है, या जो भी कोई असेस कर रहा है, साइकोलॉजिस्ट कर रही है, उसको पूरी फेमिलियरिटी होनी चाहिए टेस्ट आइटम्स के लिए। इसलिए मैंने इतने टाइम लेके आपको पूरे टेस्ट आइटम समझाए हैं, ताकि आपको पता हो कि हर आइटम में टेस्ट करना क्या है। बिकॉज हियर व्हाट वी फंबल, हमें समझ नहीं आता कि मैं किस बेस पे इसको असेस करूं, फ्रीक्वेंटली लिखूं, कभी कभी लिखूं, कि हमेशा लिखूं। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ओके। इट इज एडवाइजेबल टू प्रैक्टिस एडमिनिस्ट्रेटिंग, तो आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए खुद किसी अपने साथ के साथ, और तब जाके बच्चे पे करना चाहिए, ओके। और आपको ये देखना पड़ेगा जो असेस है, एंड रेटिंग टू बी गिवन बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। कभी कभी होती है, हमेशा होती है, कभी कभार होती है, जो भी आपको बताए हैं, कितनी देर तक होती है, कितनी बार होती है, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको बच्चे को जो है टेस्ट करना है। और टेस्टिंग कंडीशंस आपको पता है फेवरेबल होनी चाहिए, यानी कि बच्चा सो के आया है, बहुत दूर से आया है, इज फिटिग्ड, और आप उसको असेस कर रहे हो। तो कंफर्ट जो है बहुत जरूरी है बच्चे का। क्वालिटी ऑफ जो है वर्बलाइजेशन, हाउ विल द केयर गिवर इज गिविंग द इंफॉर्मेशन, बहुत जरूरी है। तो केयर गिवर भी, पेरेंट भी तैयार होना चाहिए इंफॉर्मेशन देने के लिए पूरी ढंग से, ठीक है। उसकी क्वालिटी अच्छे से होनी चाहिए, सो दैट द टेस्टर कैन मेक अ करेक्ट assessment. Consideration of environmental and cultural influences.
जैसे कई बार हम कहते हैं आई कांटेक्ट नहीं देख रहा है, पर कई कल्चर में होता है कि इसको उनको सिखाया ही नहीं जाता है कि आंखों में देखो. इट इज अ डिसरिस्पेक्ट फॉर एल्डरली. आई डोंट नो किस कल्चर में ऐसा होता है, बट वी से कि इफ यू डोंट talk to people making an eye contact, it is not a good social behavior. Okay, so anyway, but you have to keep in mind the culture. The congenial environment होना चाहिए बच्चे के साथ, अच्छे से friendly atmosphere, good rapport makes all the difference in assessment. Understanding individual differences, the psychologist, the teacher has to understand how individuals differ, and you have to consider all those differences. Okay, and thorough familiarity with the test items. As I said earlier, she should be familiar with all the items. So as I said कि ये कैसे करोगे assess? 2 stages हैं. पहला क्या करोगे? Observation. ये सारे items आप बच्चे को observe करोगे, but obviously you have to prepare yourself in advance. What kind of situations will you create? What kind of material would you require? If you are playing outside and you want to see how the child is behaving socially, obviously you will take a ball, just plucking flowers. You will see the flowers are there, the garden is there. All those things you have to see. If you want to see child putting things in order or not, so you have to have cards with you. So that list I'll give you just now, so that you have to observe the child. And then obviously the person who's with the child, either mother or father or anybody else, who will give you the information, you have to interview. So there are 2 stages to see what you have observed is correct or not. Okay. And the last of all is child should be observed, interaction with the caregiver, quality of social responsiveness, interest in people and object, कम्युनिकेशन कैसी है, सेंसरी मोडालिटीज कैसी हैं, कंफर्ट लेवल कैसा है, जब डिस्ट्रेस होती है तो कैसे बिहेव करता है, व्यवहार कैसे है, ये सब चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है, बट बाय क्रिएटिंग अ सिचुएशन. ओके, or in the natural situations, in the natural environment where all these things are happening. Then फिर आप इंटरव्यू करोगे but information लेके to see what you have observed is correct or not correct. Okay, so you will conduct the interview. Testing time आपको 20 से 30 मिनट लग सकता है, but as I said, practice before you do it. And this is the material which we have listed, but there is a flexibility. You can get whatever material you want and whatever material the child likes after knowing your child. So you have to make a kit for assessment, which is called ESA kit, assessment kit, ESA assessment kit. It should comprise of a car, small car, toy car, ball, doll, picture book, pegboard, sorting board, beads with a string, paper and crayon, all these colored card and board, squeezer, fruits and vegetable cards, bottle and pellet, shape sorter, slide with a rolling ball, musical toys, and whatever you think is right to assess the child on the items which we have just seen over 6 domains. Okay, so first know your item, prepare your assessment kit, and then observe the child. Okay. So then the scoring is done. All the 40 items have to be rated. They have to be rated on 5-point scale, as we have already discussed. Rarely score 1, sometimes is score 2, frequently is score 3. You have to remember it. If he is doing it mostly, ज़्यादातर करता रहता है तो 4, हमेशा करता रहता है तो score of 5 will be given. So this is how you have to give score on 40 test items. So the maximum score would be 200 and the minimum score would be 40. Okay, so I think you have understood, and on the basis of the score, if the child gets less than 70, he will be diagnosed having normal.
If his score on ESA is 70 to 106, he will be diagnosed as having mild autism. If the child scores between 107 to 153, 107 to 153, he will be diagnosed as having moderate autism. If the child is scoring more than 153, he will be diagnosed having severe autism. Okay? So this is all. This is the scale which you can download online also and the NIPID website also. So I hope you have understood how to diagnose a child with autism. And this is an Indian tool, remember friends. So the next we'll do, after having diagnosed a child with ASD, what is the next step? Obviously, we have to do the functional assessment. What are his strengths and what are his weaknesses, so that we can prepare an IEP. So in the next video, we will discuss that. For now, have a good day and thank you very much for watching all my videos. Please give me your comments. Thank you.